बच्चों, हम अध्ययन कर रहे हैं चैप्टर 4 वन्य समाज और उपनिवेशवाद के बारे में। इस चैप्टर के पूर्व के वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से बस्तर के लोगों के द्वारा औपनिवेशिक सरकार के अनुचित वन कानूनों के विरुद्ध विद्रोह किया जाता है। आज के वीडियो में भी हम इसी तरह के एक और विद्रोह का अध्ययन करेंगे, इंडोनेशिया के जावा में हुए विद्रोह का। तो चलिए बच्चों, अध्ययन करते हैं जावा के जंगलों में हुए बदलावों के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडोनेशिया कहाँ स्थित है। तो यहाँ आप मानचित्र देख रहे हैं, ये यहाँ पर है एशिया, ठीक है। ये पूरी सीमा रेखा किसकी है? एशिया की। यहाँ ये देखिए, ये हमारा भारत। तो इंडोनेशिया दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थित है। जो मैंने सर्किल बनाया है, गोला बनाया है, यहाँ पर ये क्या है? इंडोनेशिया, जिसमें अनेक छोटे छोटे द्वीप हैं। और इंडोनेशिया के दक्षिण में यहाँ पर ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो हमने भौगोलिक स्थिति देखी इंडोनेशिया की। तो इंडोनेशिया, संपूर्ण इंडोनेशिया में अनेक जगह पर विद्रोह हुए इस तरह के औपनिवेशिक सरकार की अनुचित वन नीति के विरुद्ध। लेकिन हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे सिर्फ जावा में हुए विद्रोह के बारे में। जैसे कि हमने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोह हुए थे, लेकिन अध्ययन सिर्फ किसका किया था? बस्तर के विद्रोह का। तो इधर हम अध्ययन करेंगे जावा में हुए विद्रोह का। तो सबसे पहले जावा को देखते हैं, जावा की क्या स्थिति थी। अगर हम वर्तमान में देखें तो जावा को इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता है। यानी वहाँ चावल की खेती, चावल की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन यदि हम औपनिवेशिक काल में देखते हैं, जब यहाँ पर डच लोगों का शासन था, ठीक है, तो औपनिवेशिक काल में इसके अधिकांश क्षेत्र पर जंगल या वन हुआ करते थे, यानी कृषि इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। इंडोनेशिया एक डच उपनिवेश था। अब डच कौन होते हैं? डच हॉलैंड निवासी थे। हॉलैंड को वर्तमान में नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको बताया था 15वीं शताब्दी से ये शुरू हो गया था। जैसे जैसे नई भौगोलिक खोजें हुई, नए नए क्षेत्र खोजे गए, ठीक है। जैसे भारत की खोज हुई, अमेरिका की खोज हुई। खोज से मतलब कि नए मार्ग खोजे गए, समुद्री मार्ग खोजे गए। तो भौगोलिक खोजों के साथ ही उपनिवेश बनाने की परंपरा शुरू हुई। उपनिवेश यानी कोई एक शक्तिशाली राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र को अपने अधीन कर लेता है और उस अधीन राष्ट्र पर उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी तरह से उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। तो जो ये अधीन राष्ट्र है, ये क्या कहलाता है? उपनिवेश कहलाता है। और जो शक्तिशाली राष्ट्र है वो क्या कहलाएगा? औपनिवेशिक शक्ति कहलाएगा। तो इसी तरह से इंडोनेशिया पर किसका नियंत्रण था? डचों का नियंत्रण था। जिस तरह से भारत में अंग्रेजों ने वन प्रबंधन की शुरुआत की थी, पता है ना वन प्रबंधन क्यों किया था? क्योंकि उनको लकड़ी की ज़रूरत थी। किसके लिए? रेलवे के लिए और जहाज़ों के लिए। ठीक उसी तरह से ही जावा में डच जो लोग थे, इनको लकड़ी की आवश्यकता थी और इसलिए इन्होंने भी वन प्रबंधन शुरू किया। अंग्रेजों की तरह वो भी जहाज बनाने हेतु जावा से लकड़ी हासिल करना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने भी वन प्रबंधन, वन संरक्षण को अपनाया। इसीलिए तो हमें भारत और इंडोनेशिया के वन कानूनों में काफ़ी समानताएं देखने को मिलती हैं। 1600 ईस्वी में अगर हम देखें, हम वहाँ की स्थिति देखते हैं। सबसे पहले जैसे हमने बस्तर का अध्ययन किया था, पहले भौगोलिक सामाजिक स्थिति देखी, फिर ये देखा था कि किस तरह से औपनिवेशिक सरकार ने वहाँ नीतियाँ थोपी थी, और फिर हमने देखा कि लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं रही। ठीक ऐसे ही हम जावा में अध्ययन करेंगे कि यहाँ की स्थिति कैसी थी, फिर बाद में जब औपनिवेशिक सरकार ने यहाँ पे परिवर्तन किए तो फिर लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं रही। तो यहाँ 1600 ईस्वी में हम देखें तो इनकी आबादी 34 लाख थी। हालांकि यहाँ उपजाऊ मैदान में बहुत सारे गांव बने हुए थे। कई जो गांव थे वो उपजाऊ क्षेत्र में रहते थे, लेकिन पहाड़ों में भी घुमंतू खेती करने वाले अनेक समुदाय रहते थे। घुमंती खेती हम कई बार पढ़ चुके हैं, झूम खेती भी कहते हैं उसे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जावा की स्थिति को बताया गया है। इंडोनेशिया, जैसे कि मैंने बताया, अनेक द्वीप हैं इसमें, और हम अध्ययन कर रहे हैं जावा द्वीप समूह का। यहाँ देख पा रहे हैं आप, ये यहाँ सुमात्रा है, ठीक है, और हम अध्ययन किसका कर रहे हैं? जावा का अध्ययन कर रहे हैं। अब जब हम देखते हैं कि जावा में कौन कौन से समुदाय के लोग निवास करते थे, तो जावा में कुलांग समुदाय के लोग महत्वपूर्ण थे। ये लोग कुशल लकड़हारे माने जाते थे और घुमंतू किसान थे, ठीक है। घुमंतू किसान मतलब एक जगह खेती नहीं कर रहे हैं, अलग अलग जगह में खेती कर रहे हैं। तो घुमंतू किसान भी थे और कुशल क्या थे? लकड़हारे, ठीक है।
उनकी कौशल के बगैर सागौन की कटाई करके राजाओं के महल बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मतलब यही वो लोग थे जो कि राजाओं के महल के लिए सागौन की कटाई करते थे और फिर महलों का निर्माण करते थे। 1755 में जब जावा की रियासत थी, एक क्या नाम था रियासत का, माताराम रियासत। रियासत समझ गए ना, जैसे अपनी यहाँ पे होती थी मारवाड़ रियासत, मेवाड़ रियासत, हैदराबाद रियासत, ठीक वैसे ही माताराम रियासत थी। जब ये रियासत बटी तो यहाँ के जो 6000 कुलांग परिवार थे उनको भी दोनों राज्यों में बराबर बराबर बांट दिया गया। यानी महत्व बताया गया है कि कुलांग समुदाय कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण था, कि उनकी इतनी महत्ता थी कि रियासत बटी ना तो उनको भी बांटा गया कि अगर ये लोग नहीं रहेंगे तो किस तरह से हमारी जो महल हैं उनके निर्माण कार्य होंगे। यहाँ तक कि जब डच लोग आ गए तो डच लोगों ने भी 18वीं सदी में जब वनों पर नियंत्रण करना शुरू किया तो उन्होंने भी प्रयास किया कि जो ये कुलांग समुदाय के लोग हैं ये क्या करें, ये उनके साथ रहें। हालांकि कुलांग समुदाय के लोग जो ये डच थे, जो ये औपनिवेशिक सरकार थी, इसका विरोध करते थे। यहाँ तक कि 1770 में कुलांगों ने क्या किया, एक डच किले पर हमला करके इनका प्रतिरोध भी किया, लेकिन डचों ने इनके विद्रोह को दबा दिया। क्यों किया था इन्होंने हमला? क्योंकि इन लोगों ने क्या करने का काम कर दिया था, वनों पर नियंत्रण स्थापित करने का कार्य कर दिया था। जबकि कुलांग समुदाय तो वन से दूर रह ही नहीं सकते थे। हमने देखा कि किस तरह से वो वनों में कार्य करते थे, सागौन की कटाई करते थे, फिर निर्माण कार्य भी करते थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जब यहाँ पे डच आ गए, इन्होंने सबसे पहले हमने सामाजिक स्थिति देख ली कि कुलांग समुदाय था, भौगोलिक स्थिति भी देख ली कि किस तरह से ये दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थित था, है ना। अभी हम देखते हैं कि जब डच लोग यहाँ पर आ गए तो किस तरह के उन्होंने परिवर्तन करने शुरू किए। 19वीं सदी में डच उपनिवेशकों ने जावा में वन कानून लागू कर दिया, जैसे कि भारत में लागू किया गया था। डाइटरीच ब्रेंडिस का नाम याद आ गया, भारत के पहले वन महानिदेशक नियुक्त हुए थे और उन्होंने भारत में वन प्रबंधन के कई कानून लागू किए थे। ठीक उसी तरह से ही जावा में भी डच उपनिवेशकों ने वन कानून लागू कर दिए। कड़ी निगरानी में जो चुने हुए जंगल थे उनसे ही लकड़ी काटी जा सकती थी। ग्रामीणों को अपने मवेशियों को चराने के लिए बिना परमिट लकड़ी ढोने और जंगल से गुजरने वाली सड़क पर घोड़ा गाड़ी या जानवरों पर चढ़कर आने जाने के लिए दंडित किया जाने लग गया। ठीक आपस में रिलेट करते चलो चीज़ों को। ठीक जैसे हमने बस्तर में देखा था कि लोगों के वनों में आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। आरक्षित वन में तो आप जा ही नहीं सकते हो, कुछ वन थे जिनमें आप परमिट लेकर जा सकते हो। तो ठीक ऐसे ही कहाँ पर हो रहा था, जावा में हो रहा था। गाँव को अपने मवेशियों को चराने की अनुमति नहीं थी, कुछ क्षेत्र थे उनमें ही चराए जा सकते थे और बिना परमिट के वो लकड़ी नहीं ढो सकते थे। जंगल में भी अगर आप किसी घोड़ा गाड़ी या वाहन से जा रहे हो तो उस पर भी प्रतिबंध था। यहाँ तक कि नियम तोड़ने पर उनको दंडित भी किया जाता था। भारत की तरह ही जहाज व रेल लाइन के निर्माण के लिए यहाँ पर वन प्रबंधन व वन सेवाओं को लागू किया। कई बार हम पढ़ चुके हैं कि ब्रिटिश सरकार की अपने निजी हित थे, निजी स्वार्थ थे। हमने भारत में देखा कि किस तरह से उनको लकड़ी की ज़रूरत होती थी जहाज के निर्माण के लिए, रेलवे के स्लीपर के निर्माण के लिए। इसलिए वो जंगल को बचाना चाहते थे। जंगल को इसलिए नहीं बचाना चाहते थे कि पर्यावरण का संरक्षण करना है, बल्कि इसलिए कि वो उसका व्यावसायिक उपयोग कर सकें फिर उस लकड़ी का। इसलिए उन्होंने फिर जो स्थानीय समुदाय के आदिवासी लोग थे इनके उन जंगलों में जाने पर रोक लगा दी, क्योंकि इनका ये मानना था कि जो ये पशु हैं ये हमारी जो ये वन हैं, पेड़ पौधे हैं, इनको नष्ट कर देंगे। ठीक है, इसलिए उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि डचों को भी उसी तरह लकड़ी की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने वन प्रबंधन और वन सेवाओं को लागू किया। 1882 में अगर आप देखो तो अकेले जावा से ही 2,80,000 स्लीपर का निर्यात किया गया। अब आप देख लो कि एक पेड़ से एवरेज अगर 5 बन रहे हैं तो 2,80,000 स्लीपर के लिए कितने पेड़ों को जावा में काटा गया होगा। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, ये देखिए। पैगोडा में एकत्रित जहाज़ों में लादने को तैयार वॉर टिम्बर स्लीपर, ये दृश्य दिखाया गया है 1914-1918 के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। और ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से युद्ध में जो ये औपनिवेशिक शक्तियाँ थी, इन्होंने अपने अधीन जो राष्ट्र थे, जो उपनिवेश थे, उनके वन संसाधनों का दोहन किया। ये देखो किस तरह से यहाँ पे जो टिम्बर मतलब लकड़ी है, लकड़ी से निर्मित जो स्लीपर हैं उनके ढेर लगे हुए हैं, और ये वॉर टिम्बर स्लीपर हैं, इनको उस क्षेत्र में पहुँचाया जाएगा। ठीक है,
दूसरा पिक्चर दिया गया है डच औपनिवेशिक शासन के अधीन रैमबैग में लट्ठों का गोदाम। क्या दिख रहा है आपको इन गोदामों को देखकर कि कितनी भारी मात्रा में जंगलों को काटा गया है, वनों को नष्ट किया गया है। पेड़ काटने, लट्ठों को ढोने और स्लीपर तैयार करने के लिए अब उनको मजदूरों की आवश्यकता पड़ी, जैसे कि बस्तर में पड़ी थी। ठीक है, और फिर बस्तर में उन्होंने क्या शर्त रखी थी कि वो लोग जो कि निःशुल्क, मतलब बिना किसी वेतन के, बिना किसी मजदूरी के काटेंगे और ढोएंगे लकड़ी को, वनों को मतलब काट करके लकड़ी ढोने का काम बिल्कुल फ्री में करेंगे, उन्हीं लोगों को जंगलों में रहने की अनुमति होगी। ऐसा था ना बस्तर में। ठीक वैसे ही यहाँ पर जावा में पेड़ काटने, लट्ठों को ढोने व स्लीपर तैयार करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता थी। पहले तो डचों ने क्या किया, जंगलों में खेती करने पर लगान लगाना शुरू किया, लेकिन बाद में कुछ गाँवों को इस शर्त पर उन्होंने इस लगान से मुक्त किया कि वो सामूहिक रूप से पेड़ काटेंगे और लकड़ी ढोने के लिए भैंसें उपलब्ध कराएंगे। और ये जो भी काम करेंगे, लकड़ी ढोने का काम, भैंसें उपलब्ध कराने का काम, लकड़ी काटने का काम, ये सब काम मुफ्त में करेंगे तो उनका लगान माफ़ कर दिया जाएगा। इस व्यवस्था को नाम दिया गया ब्लेंडोडियनस्टेन का। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया है। ब्लेंडोडियनस्टेन क्या व्यवस्था थी कि जावा में कुछ गांव वालों को ये जिम्मेदारी दी गई कि उन्हें बिना किसी वेतन के, मजदूरी के क्या कार्य करना था, वृक्षों को काटना था और फिर जो लकड़ियां थी उनको ढोने का कार्य करना था। बाद में वन ग्राम वासियों को लगान माफ़ी के बजाय थोड़ा बहुत मेहनताना दिया गया, परंतु वन भूमि पर खेती करने के उनके अधिकार को बिल्कुल ही सीमित कर दिया गया। यानी ये नीतियां अब थोपी जा रही हैं, कहाँ पर, जावा पर। अब वहाँ के लोग विचलित होंगे और किस तरह से विद्रोह करेंगे। 1890 के दशक में सागौन के जंगलों में एक गांव स्थित था। क्या नाम था गांव का? रांदू ब्लातुंग। एक बार और बोलो मेरे साथ, रांदू ब्लातुंग। ठीक है, ये गांव का नाम है रांदू ब्लातुंग गांव। तो इनका एक व्यक्ति था जो इस गांव में रहता था। क्या नाम था उस व्यक्ति का? सुरोंतिको सामीन। हमें सामीन याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है सामीन। ठीक है, तो सुरोंतिको सामीन थे जो कि रांदू ब्लातुंग गांव में रहते थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस चीज़ पे क्वेश्चन खड़े किए, सवाल खड़े किए कि किस तरह से कोई सरकार जंगलों पर अपना हक दिखा सकती है, कि हमें क्यों रोका जा रहा है जंगलों में जाने से, हमें क्यों रोका जा रहा है जंगलों में। अगर हम निर्भर हैं, अगर हम कंद मूल फल कुछ इकट्ठा कर रहे हैं तो हमें जंगलों में जाने से क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि हवा, पानी, ज़मीन व लकड़ी, इन सबको राज्य ने नहीं बनाया है जो आप उस पर अपना दावा कर रहे हो, बल्कि ये सब तो प्रकृति के द्वारा दी हुई चीज़ें हैं और राज्य हमें उनसे वंचित नहीं कर सकता। तो इस तरह के विचार किसने दिए? सामीन ने दिए। धीरे धीरे सामीन और उनके दामाद के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ, लोग उनसे जुड़ने लग गए और 1907 तक अगर हम देखें तो 3000 लोग सामीन के विचारों को मानने लग गए थे। तो हो गई ना विद्रोह की शुरुआत। किसने की? रांदू ब्लातुंग गांव के सामीन ने। कि उन्होंने क्या कहा कि राज्य की प्रॉपर्टी नहीं है जंगल, कि वो जब मन में आए, जब कोई भी यहाँ पर नियम लागू कर देंगे। और इसी तरह से लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जब डच ज़मीन का सर्वेक्षण करने आए तो जो ये सामीनवादी थे, इनमें से कुछ लोगों ने तो ज़मीन पर लेटकर उनका विरोध किया, जबकि दूसरे लोगों ने क्या किया, जो दूसरे सामीनवादी थे उन्होंने लगान, जुर्माना करने और बेगार करने से इनकार कर दिया। कुछ लोगों ने तो लेट करके प्रदर्शन किया जब वो डच के लोग आए उनके जंगलों का हिसाब किताब लेने के लिए, सर्वेक्षण करने के लिए ज़मीन का। ठीक है, और कुछ ने क्या कहा कि हम न तो तुम्हें लगान देंगे और न ही जो मजदूरी हम कर रहे हैं, बेगार हम कर रहे हैं, बिना जो वेतन के जो मजदूरी आप लोग हमसे करवा रहे हो, तो हम बेगार भी नहीं करेंगे। तो इस तरह से इन्होंने विरोध किया। अब अगर हम देखें कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का, तो इसमें ये टॉपिक दिया गया है, जावा में हुए बदलावों के साथ ये टॉपिक है, तो इसमें जावा का भी उल्लेख किया गया है और हिंदुस्तान का, भारत पर पड़ने वाले असर का भी उल्लेख किया गया है। तो जो ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 की समय अवधि में, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ जो कि 1939 और 1945 की समय अवधि में, दोनों ही विश्व युद्ध का हमने पूर्व के वीडियो में रूस की क्रांति के दौरान बहुत अच्छे से अध्ययन किया था। तो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का जंगलों पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ा। अब क्वेश्चन उठता है कैसे पड़ा? भाई जंगलों का युद्ध से क्या संबंध है? तो वो ऐसे है कि जब
यहाँ पर जो औपनिवेशिक सरकारें थी, जैसे कि भारत में अंग्रेज़ सरकार थी, इंडोनेशिया में डच सरकार थी, हॉलैंड वाली, ठीक है, तो ये सरकारें प्रथम विश्व युद्ध में शामिल थी। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ के जो जंगल थे ना, उनको अपनी ज़रूरतों के हिसाब से दोहन करना शुरू किया और इनका ध्यान पूरी तरह से युद्ध में लग गया और यहाँ इन्होंने जो भी विकास की कार्य योजना चालू की थी वो बिल्कुल ठप हो गई। ये देखो, भारत में तमाम चालू कार्य योजनाओं को रोककर वन विभागों ने अंग्रेजों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेतहाशा पेड़ काटे, यानी बहुत ज़्यादा संख्या में पेड़ काटे। अब ज़रूरतें कुछ भी हो सकती है, मतलब लकड़ी की ज़रूरत पड़ी जहाज़ों के निर्माण में, क्योंकि रॉयल नेवी थी, उसके लिए जहाज़ बनाए जाते थे, या रेलवे के निर्माण में, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ काटे गए। इसी तरह से अगर आप जावा पे देखो तो जावा में जापानियों के कब्जे से पहले जावा पे डच लोगों का नियंत्रण था। तो जैसे ही जापानियों के कब्जे की भनक हुई, उससे ठीक पहले ही डचों ने भस्म करके भागों की नीति अपनाई, यानी जो भी जंगल थे, जंगल से संबंधित जो भी सामग्री थी, सबको क्या कर दिया, जला दिया, जिससे कि जापान के लोगों को वो मिल ही न सके। तो इसके तहत उन्होंने आरा मशीनों, सागौन के विशाल जो लट्ठे के ढेर थे, उन सबको जला दिया, जिससे कि वो जापानियों के हाथ में नहीं आए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमारे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न में भी ये शामिल है कि किस तरह से प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का यहाँ पर प्रभाव पड़ा। बाद में जब जापानी यहाँ पर आ गए, जो ये क्षेत्र था जावा का क्षेत्र, तो जापानियों ने भी अपने हिसाब से इन जंगलों का दोहन किया। उन्होंने भी वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य किया और अपने युद्ध उद्योग के लिए इन जंगलों का निर्मम बुरी तरह से दोहन किया। जंग के बाद इंडोनेशिया वन सेवा के लिए इन ज़मीनों को वापस हासिल कर पाना बहुत ही कठिन था, यानी ये पूरी तरह से औपनिवेशिक कब्जे में जकड़े जा चुके थे। हिंदुस्तान की तरह ही इंडोनेशिया में भी खेती योग्य भूमि के प्रति लोगों की चाह बढ़ रही थी और ज़मीन को नियंत्रित कर लोगों को उससे बाहर रखने की वन विभाग की जिद के बीच में टकराव पैदा हुआ कि इंडोनेशिया में भी वही स्थिति हुई जो कि भारत में हुई थी। अंग्रेज सरकार तो क्या करना चाह रही थी, स्थानीय समुदाय था उसको वनों से बाहर रखना चाह रही थी, और जो ये स्थानीय समुदाय थे इनकी भी जिद थी कि भाई हमारी रोजी रोटी हम कैसे छोड़ दें। तो इनके बीच में टकराव हुआ। वैसा ही टकराव कहाँ पर पैदा हुआ, इंडोनेशिया में पैदा हुआ। अब हम देखते हैं कि वानिकी में क्या क्या नए बदलाव आए, कि जब ये समय परिवर्तित हुआ, औपनिवेशिक सरकारें चेंज हुई, फिर क्या हुआ, उपनिवेश जो कई ऐसे देश थे जो उपनिवेश से मुक्त हुए, स्वतंत्र हुए। तो 80 के दशक में अगर हम देखें, एशिया और अफ्रीका की सरकारों को अब बिल्कुल समझ में आने लग गया कि जो ये वैज्ञानिक वानिकी है ये हमारे पक्ष में नहीं है। वैज्ञानिक वानिकी याद है ना आपको, कि जो अलग अलग किस्मों के पेड़ हैं उनको बिल्कुल साफ़ कर दिया जाए और एक ही किस्म के पेड़ उपजाए जाए, देखा था हमने, याद है, वैज्ञानिक वानिकी। तो इनको समझ में आया कि अब ये बिल्कुल काम की नहीं है और वन समुदायों को भी जंगल से बाहर रखने की नीति ठीक नहीं है, क्योंकि इन नीतियों के कारण ही बार बार टकराव होता है। अतः अब वनों से इमारती लकड़ी हासिल करने की बजाय वन संरक्षण पर ध्यान दिया गया। पहले तो बस वही पेड़ लगाए जाते थे जिनसे कि इमारती लकड़ी हासिल हो सके, लेकिन अब क्या किया गया, वन संरक्षण पर ध्यान दिया जाने लग गया। अगर आप भारत में देखें तो पूर्व में मिजोरम से लेकर के दक्षिण में केरल तक हिंदुस्तान में जंगल इसीलिए ही बच पाए क्योंकि ग्रामीणों ने इनको सरना, देवराकुडू, कान राई आदि नामों से पवित्र बगीचा मानकर इनकी रक्षा की। यानी सबसे ज़्यादा जो योगदान दिया ना, न तो सरकारों ने दिया, न ही कोई और विभाग ने दिया, सबसे ज़्यादा योगदान दिया उन्हीं स्थानीय लोगों ने। किसको बचाने के लिए, वनों को बचाने के लिए, क्योंकि ये वनों की क्या करते थे, पूजा करते थे। ठीक है बच्चों, तो ये हमें समझ आया। कुछ गांवों ने तो वन रक्षकों पर निर्भर रहने की बजाय कि उन्होंने तो वन रक्षक पर भी निर्भर करना उचित नहीं समझा, बल्कि खुद ही जंगलों की चौकसी की, यानी जंगलों की निगरानी लोगों ने खुद की, जिसमें सभी परिवारों ने सहयोग दिया। स्थानीय वन समुदाय व पर्यावरणविद वन प्रबंधन के नए नए तरीके सोचने लगे कि जो 80 के दशक से बदलाव आया, अब किस पर ध्यान दिया जाने लग गया, अब पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दिया जाने लग गया। तो बच्चों, बड़ा
बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा। हमने अध्ययन किया कि किस तरह से जावा के लोगों के द्वारा जो ये औपनिवेशिक सरकार थी, इसकी अनुचित वन नीतियों का विरोध किया गया। साथ में हमने ये भी समझा कि इन आदिवासी जनजातियों को कितने संघर्षपूर्ण दौर से गुजरना पड़ा और आज भी ये इसी कारण अपना अस्तित्व बचाए हुए हैं, क्योंकि इन्होंने हर तरह से समायोजन करने की कोशिश की। तो बच्चों, हमारा अध्याय यहीं पर पूर्ण होता है। अगले वीडियो में हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।